नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी के निधन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया शोक। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, भाजपा ने किया है काम, एक बार फिर बनेगी शिमला में भाजपा शासित नगर निगम। हिमाचल प्रदेश वोकेशनल ट्रेनिंग संघ ने सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी का मुंबई में निधन हो गया। बप्पी दा के निधन पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, प्रसिद्ध गायक संगीतकार बप्पी लहरी का निधन फिल्म एवं कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। अपनी मधुर आवाज एवं गीतों से उन्होंने करोड़ों दिलों में जगह बनाई। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति, शोकग्रस्त परिवार एवं प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने लोगों को शांति, सद्भाव और समानता का संदेश दिया और लोगों से आपसी भाईचारे और सामाजिक समानता जैसे गुणों को अपनाने का आग्रह किया। शिमला के कृष्णानगर में संत गुरु रविदास की 645वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए शहरी विकास मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन महापुरुषों के कदमों पर चलने का संदेश देना चाहिए ताकि देश को जाति प्रथा व अन्य कुरीतियों से निजात मिल सके। शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के कृष्णानगर में संत गुरु रविदास की 645वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य पर देश, प्रदेश और शिमला वासियों को शुभकामनाएं दी। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि विश्व भर में महापुरुष समाज सुधार के लिए आते हैं। उनके बनाए गए मार्गों पर चलने से समस्त समाज का उत्थान होता है। उन्होंने बताया कि सामाजिक एकता और समरसता के प्रतीक संत शिरोमणि गुरु रविदास ने ऐसे समय में जन्म लिया था जब देश अनेकों कुरीतियों का सामना कर रहा था। उन्होंने अपने उपदेशों से दलित एवं शोषित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन महापुरुषों के कदमों पर चलने का संदेश देना चाहिए ताकि देश में जाति प्रथा एवं अन्य कुरीति से निजात मिले। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार की अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। उन्होंने कृष्णानगर में रास्ते के निर्माण एवं रविदास जी के मंदिर उन्नयन के लिए विधायक निधि से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस पावन जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष रूप से शिमला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया में महापुरुष जो है वो किसी भी समाज सुधार के लिए आते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से समस्त समाज का जो है वो भला होता है। संत गुरु रविदास जी जो है वो देश में ऐसे समय प्रकट हुए जब देश में बहुत सारी जो है कुरीतियाँ थी, धर्मांधता थी, अंधविश्वास था। उन सबको दूर करने के लिए दलित, शोषित समाज के उत्थान के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया और अपने उपदेशों से और जो उन्होंने कथन कहे हैं उससे जो है समस्त मानव समाज को जो है वो लाभान्वित किया है। युगों युगों तक उनके उपदेश जो है वो सदैव शाश्वत रहेंगे और हम सब
उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, इस बात की हम ईश्वर से कामना करते हैं। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस पावन जयंती के अवसर पर एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। स्थानीय पार्षद बिट्टू पाना ने शहरी विकास मंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल, पार्षद किमी सूद, जगजीत बग्गा, पूर्णमल, रविदास सभा प्रधान चरण दास, पूर्व महापौर संजय चौहान, पूर्व पार्षद रजनी सिंह, भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को जो है गुरु रविदास की जयंती पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो गुरु रविदास के संदेश हमारे समाज में जो 14वीं सदी के अंदर जो इन्होंने दिए हैं, वो आज भी इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो है आज बहुत उसका महत्व है। और ख़ास तौर पे आज के दौर में जो है जो ये समानता और समग्रता का संदेश जो इन्होंने दिया था, उस का जो है बहुत ही महत्व है। इनका जो महत्व है इनके विचारों का, वो जो है हम सबको जो है अनुसरण करते जो है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर समानता समग्रता के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि हम सब जो है पूरा समाज हमारा जो है वो विकास कर सके। शिमला के पंचायत भवन में भाजपा शिमला मंडल की बूथ पालकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने और बूथ स्तर पर भाजपा द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा की गई। बैठक में सबसे पहले संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उनको याद किया गया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भाजपा शिमला मंडल ने संत रविदास जयंती के मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी और एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं को रविदास के दिखाए मार्गों को अपनाने और पार्टी को मंडल स्तर पर मजबूत करने के टिप्स दिए। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि संत रविदास ने समाज में अंधविश्वास के अंधकार को मिटाने के लिए उपदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समाज सुधारक की दृष्टि से संत रविदास का देश में अहम योगदान रहा है। वहीं बैठक को लेकर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा मंडल स्तर पर संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। पार्टी ने लाभार्थी सम्मेलन, एक बूथ 20 यूथ किसान प्रहरी, आईटी सेल को मंडल स्तर पर बनाने का कार्यक्रम बनाया है, जिसको लेकर बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। हमारे इस क्षेत्र के जो संगठन मंत्री हैं शिमला के, उन्होंने इस बैठक के लिए जाना था, जिसमें जो हमारे शिमला मंडल के पालक हैं और हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक आज रखी गई थी। इसी अवसर पर हमने जो है वो आज रविदास जयंती है, तो संत रविदास जी जो हैं वो भारत के एक महान संत हुए हैं, जिन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा जो है वो करोड़ों लोगों को जो है वो इंस्पायर किया है। और भक्ति आंदोलन के और देश में जो है समाज सुधार की दृष्टि से जो काम होने चाहिए थे, और जिस समय संत रविदास जी जो हैं वो हुए हैं, उस समय देश में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, देश अंधकार में और कहा जाए तो अंधविश्वास के अंधकार में जो है वो व्याप्त था। इसलिए संत रविदास जी ने अपने उपदेशों के द्वारा जो है वो देश में एक जो है वो नई जागृति पैदा की। तो आज उनकी जो है वो जयंती मनाई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल ने भी आज गुरु रविदास जी की इस जयंती को जो है मनाने का जो है वो निश्चय किया, और साथ ही इसमें जो है वो अपनी बैठक भी रखी है, जिसमें हमारे जो हैं वो लाभार्थी सम्मेलन करने हैं। कुछ हमको जो है वो पूरे मंडल में जो 1 बूथ 20 यूथ्स, फिर इसी प्रकार से महिलाओं के, किसान प्रहरी, आईटी के जो हैं वो सेल निचले लेवल तक बने, इन सब की समीक्षा करने के लिए जो है ये आज की ये बैठक रखी गई है। तो इस बैठक में जो है वो शिमला
में संगठन को जो है चुस्त दुरुस्त जो है वो बनाया जा सके, इसके लिए जो है वो चर्चा करेंगे। श्री नैना देवी जी के समीप बनी श्री शक्ति गोविंद गौशाला लहड़ी बरोटा में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में गौशाला प्रबंधक कमलदेव कौशल ने गौशाला की मुख्य समस्याओं को रणधीर शर्मा के समक्ष रखा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने कहा कि गौशाला के उत्थान के लिए सरकारी स्तर पर जो भी उनसे बन पाएगा वह पूरा प्रयास करेंगे। नैना देवी जी में आयोजित बैठक में गौशाला प्रबंधक कमलदेव कौशल द्वारा गौशाला की मुख्य समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समस्याओं में मुख्य तौर पर गौशाला के आर्थिक स्रोतों, दुग्ध प्रसंस्करण के माध्यम को बढ़ाना, तूड़ी की आपूर्ति, गौशाला में ग्वालों के रहने और टॉयलेट के निर्माण, गौशाला के निर्माण कार्य में गति लाना, मुख्य तौर पर गायों के लिए पीने के पानी की समस्या जो कि गर्मियों के दिनों में विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इन सभी समस्याओं से बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को अवगत करवाया गया। आज श्री शक्ति गोविंद गौशाला लहड़ी बोटा में गौ भक्तों की एक सभा हुई, जिसमें विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री रणधीर शर्मा जी और उनके साथ हमारी सीमावर्ती की पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और बाकी गणमान्य व्यक्ति, हमारे पूर्व सहयोगी और गौशाला से जुड़े हुए मास्टर खुशीराम जी, उनके अनुज श्री हेमराज जी, तो इन सभी ने मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग में गौशाला के जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारे वर्तमान मुद्दे थे, उनके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा की गई। तो उस चर्चा पे हर उपस्थित जो हमारे गौ भक्तों ने अपने विचार रखे, शर्मा जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने हर संभव आश्वासन दिया कि जहाँ तक सरकार की ओर से जो कुछ बन पाएगा वो हमारी पूरी सहायता करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमें एक सुझाव दिया कि आगामी 15 मार्च को, वैसे सुझाव तो हमें मास्टर खुशीराम जी ने दिया, पर उन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी कि ठीक है, एक छोटी जैसी हमारे यहाँ एक धार्मिक जो है वो गौ भक्त सम्मेलन हो, जिसमें हम इलाके के जो हमारे और गौ, जिससे हमारी जो लोगों के गौ माता के प्रति जो लोग जागरूक हों, हमारे गौशाला का काम जो है ये इसमें तरक्की हो। इसके अलावा विशेष रूप से हमारे स्वारघाट से कृषि विभाग से जुड़े हमारे अधिकारी यहाँ आए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। मैं इनसे आशा रखूँगा कि उनकी तरफ से जो भी गौशाला के लिए बन पाएगा, जैसे केंचुआ खाद का काम है, उसके लिए हमारी सहायता करें। अगर इनको लगता है कि शायद इनके कॉम्पिटेंसी में नहीं है, तो जो भी ये काम कर सकता हूँ उनके माध्यम से ये काम करवाएं। ये उनका गौशाला के प्रति बड़ा भारी योगदान होगा। और मैं इनसे आशा रखूँगा कि ये गौशाला बार बार आएँ, क्योंकि हमें इनकम जनरेटेड चाहिए। जब तक हमारी अपनी इनकम नहीं होगी हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया कि हर महीने हम एक मीटिंग किया करें, ताकि जो भी गौशाला में हमारे काम चल रहे हैं उसके ऊपर पूरी चर्चा की जा सके। बैठक के अंत में रणधीर शर्मा ने सिलसिलेवार चर्चा में आए सभी बिंदुओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने इस पुनीत कार्य को जन आंदोलन का रूप देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्था विशुद्ध रूप में धार्मिक और गैर राजनीतिक है और इसमें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला के उत्थान के लिए सरकारी स्तर पर जो भी उनसे बन पाएगा वे पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 15 मार्च को गौशाला में बड़े स्तर पर गौ भक्त सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गौशाला प्रबंधक कमलदेव कौशल द्वारा क्षेत्र की जनता से आह्वान किया गया कि वे भारी संख्या में आकर इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। आज शक्ति गोविंद गौशाला लहड़ी बरोटा में यहाँ स्थानीय पंचायतों के प्रमुख लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें विशेष रूप से हमारे इस क्षेत्र के बुजुर्ग समाज सेवी मास्टर खुशीराम जी, इस
गौशाला के संयोजक मास्टर कमल देव जी, हेमराज जी, खुशीराम जी और अनेक पंचायतों के प्रधान एवं अन्य प्रमुख लोगों ने भाग लिया। आज की बैठक का उद्देश्य इस गौ सदन गौशाला में चल रही समस्याओं का समाधान करने और लोगों को इस गौशाला के साथ सीधे रूप से जोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। अनेक यहाँ जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए जहाँ मैं सरकार के माध्यम से उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा, वहीं समाज का सहयोग भी इस गौशाला को गौ सदन को चलाने में मिले, उसके लिए भी हमने योजना बनाई है और तय किया है कि 15 मार्च 2022 को एक गौ भक्त सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाए, जिसमें इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, जो गौ भक्त हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, उनको बुलाया जाए और अन्य जो हमारे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया जाए ताकि उनको इस गौ सदन गौशाला में चल रही गतिविधियों से भी अवगत कराया जाए और उनका सहयोग इस गौशाला को चलाने में किस प्रकार लिया जा सकता है उसकी भी उसमें योजना बनाई जा सके। इस कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई है और बाकी जो अनेक समस्याएं उनको सरकार के माध्यम से समाधान करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करूँगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की नूरपुर टीम ने पंजाब के साथ लगती सीमांत क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की है। विभाग ने इस कार्रवाई में पंजाब आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस की सहायता ली। इसके अतिरिक्त विभाग ने इंदौरा पुलिस थाने से भी इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए पुलिस सहायता ली। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग यूनुस ने कहा कि विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचना मिल रही थी, लेकिन सीमांत क्षेत्र होने की वजह से कार्रवाई करने में शुरू में कुछ कठिनाइयां आई। इसके बावजूद भी विभाग ने इस क्षेत्र में कार्रवाई की और 85,000 लीटर लाहन यानी कच्ची शराब को कब्जे में लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अवैध शराब को नष्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश वोकेशनल ट्रेनिंग संघ ने सरकार से स्थायी नीति की मांग की है। संघ के राज्य अध्यक्ष कुश भारद्वाज का कहना है कि वोकेशनल ट्रेनर पिछले लंबे समय से प्रदेश के महाविद्यालयों और स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पाई है। संघ ने सरकार से मांग की है कि आउटसोर्स के तहत कार्यरत वोकेशनल प्रशिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। हिमाचल प्रदेश वोकेशनल ट्रेनिंग संघ के अध्यक्ष ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि संघ सरकार से मांग करता है कि वोकेशनल शिक्षा सहित आउटसोर्स के तहत कार्यरत वोकेशनल प्रशिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के कॉलेजों में लगभग 150 से ज्यादा शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं स्कूलों में 2500 के करीब शिक्षक कार्यरत हैं। वे कई बार अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिल चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने सरकार से जल्द स्थायी नीति बनाने की मांग की। सर, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल एक ही है कि हमारे लिए सरकार कोई स्थायी नीति बनाए, जिसमें आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनके लिए हम सोच पा रहे हैं, सरकार भी हमारी सरकार से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चीज़ को इस तर्ज पर हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाएं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो कॉलेज में 150 के करीब टीचर्स वोकेशनल ट्रेनिंग में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सरकार से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, हमने कमेटी के महेंद्र सर को भी हमने अपना ज्ञापन दिया हुआ है, हमने अपनी मांगे रखी हुई है। जहाँ जहाँ हमसे हो पाता है, संभावित हो पाता है, हम सभी को अपना अपना ज्ञापन देते हैं। जब स्टार्टिंग में ये प्रोग्राम चला था उस समय ऑन द बिहाफ ऑफ ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के जॉइंट वेंचर से और एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के वेंचर से, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से ये वाला प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें टीएसपीज को शामिल किया गया था। और जब भी कोई पहला प्रोजेक्ट चलता है वो 5 साल के लिए ऑन द पायलट बेसिस प्रोजेक्ट चलता है। तो आने वाले समय में अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब हम 5 साल अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और उसी तर्ज पे हम सरकार से अपनी नियमितीकरण की या फिर हमारे लिए कोई एक प्रॉपर पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं।
शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के कराली गांव के समीप घायल अवस्था में मिले तेंदुए के शवों को स्वस्थ होते ही वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया। शवों को 4 दिनों तक वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल कार्यालय परिसर में गहन निगरानी में रखा गया था। इस दौरान शवों की पशु चिकित्सकों से जांच भी करवाई गई। चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद स्वस्थ होने पर शवों को जंगल में छोड़ा गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने शवों का पूरा ख्याल रखा। 13 तारीख को हमें कराली गांव के कुछ लोगों द्वारा कॉल की गई कि गांव के पास एक लेपर्ड कप घायल अवस्था में पड़ा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी रामपुर डिवीज़न की रैपिड रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड कप को बिना किसी की क्षति पहुंचाए हमने उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। तब से लेके आज तक हमने इसको अपनी निगरानी में रखा और पशु चिकित्सालय में इसे दिखाया भी। ये बिल्कुल स्वस्थ है और डीएफओ हेडक्वार्टर श्री चंद्रभूषण जी के दिशा निर्देशों अनुसार निगरानी में इसे रखा गया है और आज इसको हम इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार से आत्महत्या करने पर मजबूर हुई लवण्या को न्याय दिलाने की मांग की है। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि लवण्या को न्याय दिलाने के लिए विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं और उम्मीद है कि इस मामले में सीबीआई जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, जिससे जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी व इस तरीके के मामले पर नकील कसेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रांत की ओर से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि 9 जनवरी 2022 को तंजावुर जिले के सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक छात्रा स्कूल प्रशासन द्वारा धर्मांतरण के लिए बनाए जा रहे दबाव से तंग आकर कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश करती है और 19 जनवरी को उसकी मृत्यु हो जाती है। विशाल वर्मा ने कहा कि आत्महत्या करने पर मजबूर हुई लावण्या को न्याय दिलाने की लड़ाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसी के चलते जब 14 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार ने बर्बरतापूर्वक कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करते हुए कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और सरकारी सेवकों पर हमला करने जैसी गैर जमानती धाराएं लगाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने किसी भी सरकारी अधिकारी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। विशाल वर्मा ने कहा कि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार लावण्या के अंतिम बयान के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और किस तरीके से ईसाई मशीनरियों के समर्थन में खड़ी है, ये उनके छद्म धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार जिस तरीके से लावण्या की आत्महत्या मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम चुनौती देते हैं और उसे घर के अंतर कलह का नाम देती है, ये दर्शाता है कि केवल हिंदू धर्म को कोसना और ईसाई मशीनरी को संरक्षण देने का काम कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता में आता है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु सरकार के इस सांप्रदायिक के खिलाफ पूरे देश भर के अंदर आंदोलन करेगी। वहीं झूठी धाराएं लगाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी सहित अन्य 33 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग विद्यार्थी परिषद ने मीडिया के समक्ष सरकार से की। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है जिसमें इस केस की सीबीआई जांच के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं और आशा करती है कि इस मामले में सीबीआई जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। ये पिछले महीने की जो घटना हमारे इस देश की जो हमारे सामने आई है, उस घटना से यह स्पष्ट होता है कि किस तरह एक मिशनरी स्कूल के अंदर जो धर्म परिवर्तन का प्रोपोगेंडा जो एजेंडा वहाँ पर मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसका शिकार लावण्या हुई है और उसमें किस तरह की यातनाओं को लावण्या ने सहा, किस तरह के प्रलोभन भी वहाँ स्कूल प्रशासन द्वारा दिए गए और जब प्रलोभनों से भी नहीं मानी तो उसको टॉयलेट साफ करवाए गए,
बर्तन धुलवाए गए, पोंगल की छुट्टियों में उसने घर जाना था, छुट्टियों की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया। ऐसी यातनाओं को सहने के बाद वो छात्रा आत्महत्या के लिए मजबूर होती है, तो सीधे रूप से उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले जो लोग हैं वो उसकी हत्या के जिम्मेवार है। उनके ऊपर हत्या का केस लगना चाहिए, क्योंकि लावण्या की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है। उसने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। तो सीधे रूप से मिशनरियों के इस गोरख धंधे को बंद किया जाए। वहाँ की जो सरकार उन मिशनरियों को बचाने का काम कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं, और लावण्या की न्याय के लिए जो वहाँ मद्रास हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए उसके लिए भी वहाँ की सरकार आनाकानी कर रही है। तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लावण्या को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन वहाँ की तानाशाही सरकार ने विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी सहित 34 कार्यकर्ताओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल के अंदर डाल दिया। ये किस प्रकार का संविधान है जहां पर किसी के लिए न्याय भी मांगना हो तो वहां की सरकारें उन लोगों को, उन नागरिकों को जेल के अंदर डाल देती हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए, इस देश के छात्र समुदाय के लिए। लावण्या को न्याय मिलना चाहिए। लावण्या के न्याय की लड़ाई निर्णायक रूप से विद्यार्थी परिषद लड़ेगी, और जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलता और उन नन्स के ऊपर हत्या का केस नहीं चलता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो कई लगते हैं, लेकिन ये वही विद्यार्थी परिषद जिसने हर परिस्थिति में देश समाज को प्रथम रखकर अपना कार्य किया। कोरोना के अंदर भी विद्यार्थी परिषद ने रक्तदान शिविर, कई प्रकार के सेवा कार्य करने का काम किया। जिसको जो लगता है उसके प्रति हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन समाज को पता है विद्यार्थी परिषद क्या है। और ये जो लड़ाई है ये एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। किसी को लगता है कि ये धर्म की लड़ाई है तो वो उसके नजरिए में फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है जो मिशनरियों के द्वारा उसकी हत्या हुई है उसको लेकर। शिमला में आयोजित प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों ने एक मत से स्थायी नीति बनाने की मांग की है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसके लिए आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से नियमितीकरण की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही सरकार से नियमित करने की मांग भी कर रहे हैं। शिमला में प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों ने एक मत से स्थायी नीति बनाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं। सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विभागों में मर्ज करें या सोसाइटी के माध्यम से नियमितीकरण का रास्ता साफ करें। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बजट सत्र तक स्थायी नीति नहीं बनाती है तो संघ आगामी रणनीति तैयार करेगा। आज हमारी राज्य स्तरीय बैठक आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की शिमला में, जैसे कि राज्य का कैपिटल है, वहाँ पे आयोजित की गई और हमने एक सर्वसम्मति से जो हमारा आगामी रणनीति थी, चाहे हमारा वो निर्णय है, उसको लेकर के ये मीटिंग का आयोजन शिमला के अंदर हमने किया है। जी, कमेटी ने हमें 2 बार चर्चा के लिए बुलाया है और कहीं ना कहीं हम सरकार के धन्यवादी भी हैं कि उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को देखते हुए एक कमेटी का गठन, सब कमेटी का गठन करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला इसमें लिया है। और कमेटी का गठन को लेकर के हमने सरकार का भिन्न भिन्न मंचों के माध्यम से अनेकों बार हजारों कर्मचारियों ने हमारे धन्यवाद भी प्रकट किया है। लेकिन हमारी जो कमेटी के साथ 2 बार वार्ता हुई है तो उन्होंने तो हमें स्थायी नीति के लिए ही आश्वासन वहाँ पर दिया है और हम पूर्ण रूप से आशा करते हैं कि वे शीघ्र बजट सत्र के अंदर एक स्थायी नीति लेकर के आएंगे। जी, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रमुखता से इस टाइम जो हम कमेटी के सामने अपना पक्ष भी क्लियर कर चुके हैं, जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, नौकरी की सुरक्षा एवं उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर के एक स्थायी नीति उनके लिए आवश्यक है। और निश्चित तौर पर हमारा कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट अगर सरकार प्रदान करती है तो वो हमें स्वीकार्य नहीं है। हम कहीं ना कहीं एक नीति जिसमें वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक मुख्य धारा के अंदर लेकर के आएँ, चाहे वो डिपार्टमेंट में उनको अंडरटेक करें, चाहे वो किसी सोसाइटी के माध्यम से उनको करें, ताकि वो कल को एक नियमितीकरण के लिए उनके लिए रास्ता वो खोले। तो उस तरह की एक नीति हम मांग रहे हैं और आज सर्वसम्मति के साथ हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक आवाज़ बुलंद की है। और इस चीज़ का अगर
इस चीज़ की फाइनेंशियल बेनिफिट को सभी ने डिनाई किया है और एक स्थायी नीति को लेकर के ही सभी एकजुट यहाँ पर हुए। जी, हमें सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो जब अभी इस कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई थी तो उसके पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो नियर अबाउट 40,000 के करीब अभी हुआ है। जी, वो निश्चित तौर पर इसके ऊपर हम जो हमारा महासंघ है वो निर्णय लेगा और पूर्ण रूप से हमारा महासंघ इस टाइम पे संगठित है। जी, इसका जो भी निर्णय होगा वो शीघ्र हम साझा करेंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।